दोस्तों आज पेश है छल का फल। ये का और चित्र है दोस्तों। अरे कन्हैया लाल जी गांव से कब आए? आज शाम ही गांव से आया था। रामदास जी कुछ देर पहले बबलू मुझे बोला कि आपके यहाँ कोई मुकाबला है जिसमें मुझे शामिल होना है। मैं बबलू की ज़बरदस्ती यहाँ खींच लाया। मुकाबला बेटा बबलू, मैं मैं इस मुकाबले के बारे में बताता हूँ दादाजी। तुम दादाजी आज यहाँ आपका और बबलू के दादाजी का मुकाबला होगा। यह कैसी पहेलियाँ बुझा रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दादाजी आज बबलू के दादाजी गांव से आए हैं। बबलू अपने दादाजी की बड़ाई करते हैं। मुझसे बोला कि दादाजी मज़ेदार कहानियाँ सुनाते हैं, एकदम एक्सपर्ट है। तब मैंने इससे कहा कि मेरे दादाजी बहुत अच्छी चटपटी और कहानियाँ आती हैं। इस बात पे हम दोनों की बहस छिड़ गई। आखिर यही फैसला हुआ और आज की रात आप और दादाजी के बीच में कहानियाँ सुनाने का मुकाबला होगा। ज़्यादा जिसकी जिसकी सुनाई ज़्यादा चटपटी व मनोरंजन होगी वही मुकाबले में जीतेगा। ओह तो यह बात है। कहो लाल जी, मुकाबला मोहम्मद स्वीकार है। जब बच्चे हम दोनों के मुकाबले के लिए आमने सामने खड़ा कर दिया है तो मुकाबला तो अब होना ही चाहिए। देखें मुकाबले में जीतता हूँ या आप जीतते हैं। तो मुकाबला शुरू कौन करेगा, मैं या तुम? पहले आप ही शुरू कीजिए रामदास जी। तो सुनिए, मैं आपको एक धूर्त चालाक जमींदार की कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले की बात है। मानक गांव में त्रिभुवन नामक का एक जमींदार रहता था। उसके पास ज़मीन थी। बहुत से मजदूर खेतों में काम करते थे। यदा कदा खेतों में देखभाल के लिए चला जाया करता था। और ज़मीन खूब सोना उगलती थी, जिससे मदिरा पीने की लत थी और वह नशे में धुत रहता था। और ऐसे में तो उससे कैसे चलता। उसकी मदिरा पान की लत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और जमींदार को समझाती, स्वामी आप मदिरा पीने की लत छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दूं? आप सारा दिन मदिरा के नशे में चूर रहते हैं, उधर दूसरी ज़मीन की देखभाल करते न। खेती बाड़ी चौपट होती जा रही है। कमला बेवक्त तू उपदेश न झाड़। मेरी मदहोशी तोड़ने की कोशिश न कर, मुझे पीने दे। ये मेरे भगवान, यदि कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब रुपया पैसा लुट जाने, जे और हवेली जायदाद गिरवी रखने की और बेचने पड़ेगी। आपको सतबुद्धि दे भगवान। और त्रिभुवन को सतबुद्धि न आनी थी न आई। कमला ने सोचा था वैसा ही हुआ। धन की तंगी के होने के कारण एक दिन त्रिभुज का स्वर्णहार लेकर गांव स्वर्ण एक दिन त्रिभुज स्वर्णहार लेकर गांव के महान खूबचंद महानंद खूबचंद के पास पहुंचा। आइए जमींदार जी, गरीब की कुटिया में कैसे पधारे? क्या बताऊं खूबचंद जी, हाथ को ढीला चल रहा है। यह स्वर्णहार गिरवी रखने आया हूं। महाराज खूबचंद स्वर्णहार की जांच पर कर उसे गिरवी रख कुछ धन त्रिभुज को दे दिया। और हवेली पहुंचकर त्रिभुज ने पैसे को मदिरा पीने में उड़ा दिए। फिर गांव का धन समाप्त होते ही त्रिभुवन दूसरी वस्तु गिरवी रख के खूबचंद के पास पहुंचा। वस्तुएं गिरवी रखने का सिलसिला एक बार चला तो चलता ही निकला और सिर दी त्रिभुजन का सब कुछ लुट गया। सारा धन समाप्त हो गया। जमीन जेवर जायदाद हवेली सब कुछ महाजन के सूद के गिरवी रखनी पड़ी। यह देखते हुए अब मैं क्या करूं? जेब में एक पैसा भी नहीं है। कुछ दिन से मदिरा भी नसीब नहीं हुई। अब गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं बचा, बस यह तलवार बाकी है बची है। महाजन के गिरवी रखने कर भला क्या पैसे देगा? कोशिश करके देख लेने में क्या अर्ज है? और यह सोते हुए तलवार कमर में कसी और चढ़ा खूबचंद के पास। वह खूबचंद की गद्दी में पर पहुंचा। महाजन आज
मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं की आवश्यकता है। जमींदार जेवर खेत और हवेली तो आप पहले ही गिरवी रख चुके हो, इस बार गिरवी रखने के लिए क्या लाए हो? महाजन, इस बार गिरवी रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था और काम ऐसा आन पड़ा है जिससे मुझे 100 रुपये, इसी समय 100 रुपये स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। जमींदार, वैसे तो यह आपकी दुकान है, तुरंत व्यवहार और हिसाब कुछ गिरवी आपको रखना ही पड़ेगा। महाजन जी, मेरे पास अपने पुरखों की अमूल्य धरोहर है, कोई लाख मुद्राएं भी दे तो उसे अपनी खानदानी तलवार नहीं दूंगा, परंतु वक्त की बात है, आज पहली बार तलवार आपके से दूर कर रहा हूँ। क्या मतलब? आप इस तलवार को गिरवी रख लीजिए। जमींदार जी जमींदार जी, ज़मीन, सोना, चांदी, जेवरात आदि तो मैं पलक झपकते ही कीमत आंक लेता हूँ, परंतु इस तलवार की कीमत आपको कैसे खानदानी राजपूत जानते होंगे। महाराज, मैं तलवार की कीमत क्या जानूँ, मैंने तो लोहा और एक तंग तलवार की ही समान है। ऐसा ना कहो महाजन, यह तलवार राजपूतानी आन मान है होती है। अपने आज तक मुझे मोती और मोती और पत्थरों के बदले पैसे दिए थे, तो क्या आज राजपूत की आन के भरोसा नहीं करोगे? इस तलवार को गिरवी रख लीजिए। यदि मुद्राएं लौटाने से पहले मैं मर गया जाऊं तो यह तलवार के बदले आप कोई 1000 मुद्राएं भी दे देगा। यह तलवार मुहार की रहा है, इतना मुहर क्यों रहा है? इसकी खानदानी तलवार के बदले 500 स्वर्ण मुद्राएं दे ही दूं। और उसने त्रिभुवन की तलवार ले ली और बदले में 500 स्वर्ण मुद्राएं देता हुआ बोला, जमींदार जी, मुद्राएं वापस लौटाने की तलवार ले जाने की जल्दी कीजिएगा, बाल बच्चों का घर है, तलवार मुझसे डर लगता है। आप चिंता न करें महाजन, ज़मीन जायदाद हवेली बेशक कुछ न छुड़ाऊँ, यह खानदानी तलवार जरूर छुड़वाऊँगा, कृपा करके इसे संभाल कर रखना। और कैसी रही मेरी 20 रुपये की तलवार, खानदानी तलवार बताकर मैंने महाजन को 500 रुपये मुद्राएं ले ली। महाजन मेरा बहुत माल ले चुका है, अब यह स्वर्ण मुद्राएं उसे वापस नहीं लौटाऊंगा। और कमला ने समझाते हुए त्रिभुवन को अब भी असर नहीं था। तू ठीक कहती है कमला, मुझे मदिरा पीनी छोड़ देनी चाहिए, यही सारी नाश की जड़ है। और अब मैं क्या करूं? ज़मीन जायदाद तो सारी महाजन के पास गिरवी पड़ी है, लेकिन इस बारे में बार बार टोकती थी, आप माने ही नहीं। अब पछतावे क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। कमला, अच्छे बुरे दिन देखा बड़ा दुखदारी होता है। आज मैं महसूस कर रहा हूँ, काश पहले संभल जाते। तलवार के बदले त्रिभुवन महाराज ने खूबचंद से जो 500 रुपये मुद्राएं लेकर आया हूँ, उन मुद्राओं से दत्त पकड़ कर अति आवश्यक होने पर खर्च करना था। अब यह मुद्राएं मेरी सारी जमा पूंजी हैं। कुछ माह बीतने पर, सुनो जी, महाजन कह रहे थे आप अपनी गिरवी तलवार जल्दी उसके पास से छुड़वा लेंगे, इसलिए आप इन आभूषणों को बेच दो और पैसे मिले उनसे अपनी तलवार छुड़ा लाओ। पगली हो गई क्या तू? भला उस लोहे की बेकार तलवार क्यों 500 रुपये की स्वर्ण मुद्राएं ब्याज देकर छुटा कर लाऊं? यह उस धूर्त महाजन ने मुझसे मेरा सब कुछ लूट लिया और 500 रुपये की मुद्राएं नहीं लौटाऊंगा तो कौन सी कहरा बरप जाएगा। मेरी बात मान लीजिए, राजपूत अपनी बात का बहुत धनी होते हैं। यदि महाजन से किया वादा पूरा नहीं करोगे तो जग में आपकी बहुत जगह हसाई होगी। चुप कर कमला, तू तेरी बात मानने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार 4 माह व्यतीत हो गए और
और पूरे 7 माह बीत गए, पर जमींदार ने स्वर्ण मुद्रा लेकर अपनी तलवार छुड़ाने नहीं आया। अब मुझे चलकर उसके विषय में बात करनी चाहिए। और महाजन उसी दिन त्रिभुजन की हवेली के पास पहुंचा। ओ कमला, महाजन आ रहा है, पूछे तो कह देना मैं घर पे नहीं हूँ, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा जी। यह सुनकर त्रिभुजन क्रोध से दांत पीछे, मैं जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। नहीं जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, तू सच की पूछ पकड़े बैठी रहे, मैं हवेली के पीछे दरवाजे से बाहर से निकल जाता हूँ। वो त्रिभुजन ने वैसा ही किया और खूबचंद हवेली के द्वार पर आवाज़ दी, जमींदार जी घर पे हैं। कमला बाहर आई, वे तो हवेली में नहीं हैं। ओह, उनसे कहना कि मैं आया था और कहना कि उससे गद्दी पर आकर मिल जाए। बात को 2 दिन बीत गए, लेकिन त्रिभुजन को खूबचंद की गद्दी पर आना था न आया। जमींदार आया नहीं। जमींदारनी कह रही थी कि आया था भी, जमींदारनी से कह भी आया था, गद्दी के भेज देना। उस दिन ओह, महाजन आज फिर हवेली की ओर आ रहा है। वो त्रिभुजन हवेली की पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया और फिर महाजन हवेली पर द्वार पर आया। आज भी जमींदार साहब हवेली पर नहीं, बाहर गए हैं। ओह, खूबचंद लगातार 1 हफ्ते हवेली में त्रिभुजन को मिलने गया। त्रिभुजन चकमा देकर उस समय हवेली से पिछले दरवाजे से निकल जाता। दाल में कुछ काला है लगता है, जमींदार मुझे गच्चा देने की कोशिश कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं भी कम नहीं हूँ, मुझे जमींदार की कपट की कीमत वसूलनी है। मेरा नाम भी खूबचंद है। मुझे इसी खुशी है कि तिलों से तेल निकाल कर त्रिभुजन की तो बात ही क्या है। और दूसरी ओर त्रिभुजन सोच में पड़ रहा था। पैसे के अभाव में मैंने मदिरा पीनी छोड़ दी। जब पता चल चुका है कि कमला के पास गहने की पेटी है, तो उन गहनों को बेचकर काफ़ी धन इकट्ठा किया जा सकता है और धन से काफ़ी दिन गुलछर्रे उड़ाए जाते हैं। और त्रिभुजन ने अंदर सोया पाकर शैतान पुनः जाग उठा और इसलिए उसने उसी रात कमला के सोने के गहनों की पेटी अलमारी से निकाल ली और अगले दिन वह उन गहने को बेच आया। और उस दिन हवेली में, अरे आज आपने फिर मदिरा पीनी शुरू कर दी, क्यों ना पीऊँ, आज मैं कंगाल से धनवान जो बन गया हूँ। यह आप क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारी बेटी के गहने बेचकर धनवान बन गया हूँ। क्या आपने वे गहने बेच दिए? और इस सदमे में कमला झेल ना पाई, वह बीमार पड़ गई और सदमे से उसकी जान लेकर चली गई, मर गई बेचारी जमींदार कितना चरित्रहीन और जमींदारनी कितनी सीलवंती थी। और दूसरी ओर कोई ऐसी बिसात बिछानी चाहिए जिससे धुर्त जमींदार को मात मिल दे। कोई ऐसा सूल ढूंढना चाहिए जिसे मेरी बात जमींदार से जाकर कह सके। एक दिन वह गांव के कालिया नाई खूबचंद के बाल काटने आया। वो बन गया काम। कालिया नाई कान का कच्चा है, वह जमींदार के बाल भी काटने जाता है। यह मेरी बात जमींदार को तक पहुंचा सकता है। यह सोच उसने कालिया से कहा, कालिया, तू कितने बरस से मेरे बाल काट रहा है? युग बीत गए महाराज, महाजन ने आपकी बाल काटते काटते। तुम तो महारानी की, तुम भी मुझे भी महाजनी का धंधा करते हुए युग बीत गए कालिया, पर ऐसी गलती पहले कभी नहीं हुई। कैसी गलती महाजन? जमींदार भुवन के पास 500 रुपये की स्वर्ण मुद्रा के बदले मैंने खानदानी तलवार गिरवी रख ली थी। वह तलवार न जाने कैसे खो गई। ओह, कालिया 500 रुपये की
स्वर्ण मुद्राओं की तो बात नहीं है, पर वह तलवार जमींदार की आन है। और जमींदार वह तलवार मांग ली तो क्या करूँगा, कहीं चिंता में मैं खोए जा रहा हूँ। बात तो वास्तव में चिंता की है महाजन जी। खूबचंद ने बाल काट कर जब कालिया वहाँ से चला गया, अच्छा मौका है, हाथ लगा है, क्यों न तलवार खो जाने की बात जागीरदार को बता दूं। बन गया काम। तलवार खोने की सूचना अब निश्चित ही जमींदार को पहुंच जाएगी। कालिया वहाँ से सीधा भुवन की कोट हवेली पहुंचा। कैसे आया इस वक्त कालिया? जमींदार साहब, आपके अच्छे दिन भी मैंने देखे हैं और बुरे दिन भी देख रहा हूँ। आज आप भगवान की कृपा से आपके हाथ में एक सुनहरी मौका लगा है। कालिया के बच्चे कुछ बकेगा भी या नहीं, फालतू बातें करता रहेगा। सुनिए जमींदार जी, खूबचंद से आपके पुरखों की अमूल्य धरोहर तलवार खो गई है। अच्छा? ओ हाँ जमींदार जी, अब आप चाहे तो उस तलवार के बदले आप महाजन से मुंह मांगी कीमत वसूल कर सकते हैं। खबर तो तूने बड़ी ज़ोरदार सुनाई कालिया। अब मेरी करामत देखना। उससे 7 पीढ़ियों भी धन जालिम जमींदार के पेट से वो न गुलवाया तो मेरा नाम नहीं। जमींदार जी, बस ये खबर का इनाम दे दो। और त्रिभुवन ने खुशी खुशी उसे 2 स्वर्ण मुद्राएं कालिया को दी। भगवान आपको बनाए रखी जमींदार जी। और महाजन उठा और अंदर हवेली में की ओर बढ़ गया। और महाजन की खोई तलवार, महाजन को खोई तलवार आज मुझे न मिली तो अब क्या मिलेगी? अब जरा लौट अब जरा वापस लौटने दो उस महाजन के बच्चे को, देखना उसकी इतनी फतियत करके धन ऐंठता हूँ। मेरी चतुराई से मेरा मेरा मरा हुआ पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। महाजन हवेली में गया और वह ताक पे रखी तलवार उठा ली और तुरंत ही वह तलवार लेकर भुवन के पास पहुंचा। यह लो आपकी तलवार। और तलवार के धनी, आपकी खानदानी तलवार संभालो। मैं अपनी तलवार गोदाम में रखकर भूल गया था। आप और मेरी तकदीर बुलंद थी, जो भगवान ने मेरी लाज रख ली। लीजिए तलवार संभालिए। इनकार करूं तो मैं कैसे करूं? यह वही तलवार है जो मैंने गिरवी रखी थी, पर यह पासा पलट गया है। अब बिछाई कपट के जाल में खुद फंस गया हूँ। और लूटा पिटा महाजन गद्दी से वापस लौटा और एक दिन खार खाए महाजन से त्रिभुवन ने हवेली पर, जायदाद पर, सभी पर कब्जा और दर दर का भिखारी बना दिया। रामदास अपनी कहानी तो बहुत बढ़िया सुनाई। यह अब देखो आप क्या कहानी सुनाते हैं कन्हैया लाल जी। बहुत पुरानी बात है। राजस्थान में ब्रजपुर नगर में एक सेठ भोला नाथ रहता था। नाम के अनुसार वह बहुत भोला था। वह व्यापार के प्रत्येक पर भरोसा करता था, इसलिए कई जगह धोखा खा बैठा था। उसके काम उस कभी कभी उसका काम पूरी तरह ठप हो जाया करता था और सेठ भोलानाथ चिंतित रहने लगा। परेशानी में वह इस घड़ी में क्या करूं, क्या ना करूं। और सेठानी बुद्धिमान थी, जो उसे अपने सेठ से कहा, इस प्रकार घर में बैठे तो जेवर और हवेली भी बिक जाएगी। आपको नया धंधा करना चाहिए। तू ठीक कहती है सेठानी। और पत्नी की बात मानकर भोलानाथ ने कपड़ों के लेन देन का व्यापार शुरू कर दिया और दुर्भाग्य से इस कार्य में भी घाटा रहा। मौके की बात है, वर्षा राजस्थान में उस नगर में खूब बरसात हुई। आज तो राजस्थान के भाग जाग गई और सूखी जमीन प्यास से बुझ गई। कई वर्षों से जमीन में लोग द्वारा बोए बीज फूट पड़े और कचरे की बेलें जमीन से लद गई। तब सेठ ने भोलेनाथ से कहा,
तुम बाजार में थोक भाव से कचरे ककड़ी खरीद लो और मंडी में बेचकर अपनी दुकान लगा लो। भगवान ने चाहा तो अच्छा लाभ होगा। भली मानस मैं बनिए का बेटा हूँ, कोई माली की औलाद नहीं जो ककड़ी बेचने को कह रही है तो ककड़ी बोने को कहेगी। मुझे नहीं लगानी कचरे ककड़ी की दुकान। ऐसा ना कहो जी, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अकल अवश्य बड़ी होती है। सोना चांदी बेचो चाहे ककड़ी कचरे बेचो, बात तो होशियारी से धंधे करने की है। ककड़ी कचरे भी सोना सोना उगलते हैं। तू नहीं मानती तो यह भी करके देख लेता हूँ। और अगले दिन जब मंडी के चौराहे पर सेठ ने अपनी दुकान लगाई, सुनो जी, उधार में चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। पूरे दिन अच्छी बिक्री हुई, काम तो अच्छा है ये। शाम हुई तो थोड़ा माल बचा, तभी 3 स्त्रियां पास आई। हमारे गांव में 5-5 शेर ककड़ी और कचरे दे दो। हमें तीनों को 5-5 शेर ककड़ी और कचरे दे दो। अभी देता हूँ जी, बोला ककड़ी और कचरे तोड़ने लगा। और चारों ने बड़ी चादरों में ककड़ी और कचरे बांध लिए और गठरी को लेकर चलने लगी। देख देवियों, पैसे तो देते जाओ। अरे अभी तो हमने पास पैसे नहीं हैं, कल सवेरे हमारे घर पे आकर पैसे ले जाना। मैं तुम्हारे को पहचानता नहीं हूँ, ऊपर से तुम 2-2 हाथ के घूंघट निकाले हुए हो, इसलिए तुम लोगों का चेहरा नहीं देख रहा। पैसे किससे मांगूंगा, ज़रा अपना मुखड़ा पहचान के लिए दिखाती जाओ। अरे बड़े बेशरम हो, हम बोले घर की बहुएं बीच बाजार में तुम्हें खुले मुंह नहीं घूमती, समझे। अरे भले घर की बहुएं अपनी पता ठिकाना बताती जाओ, कहाँ है तुम्हारा घर। तो हाथ सुनो, हाथ के घर सो मेरा घर, और खुशबू के घर सो मेरा घर, और घर के घर सो मेरा घर। कहकर तीनों वहाँ से चल दी। भोलेनाथ बेचारा अड़बड़ा सा देखता रहा। कोई मर्द होता तो दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेता, जबरदस्ती पैसे ले लेता। बीच बाजार में इन स्त्रियों से क्या कहूँ। और शाम को जब वह हवेली पहुँचा, लाभ को कुछ अच्छा हुआ, लेकिन लाभ तो तुम्हें अच्छा हुआ कहो, धंधे में मन नहीं लगा। खूब मन तो खूब लगा जी सेठानी, पर एक गड़बड़ हो गई। दिन भर मैंने माल नगद में बेचा, शाम ढलते ही जैसे ही 3 चतुर औरतें मुझे ठग लिया। वह कैसे? तीनों घूंघट वाली स्त्रियों ने 5-5 शेर ककड़ी कचरे खरीद लिए और गठड़ियाँ बांध कर चलती बनी। तीनों को मैंने जब पते ठिकाने पूछे तो तीनों ने बारी बारी से बोली, घर से घर तो मेरा घर, खुशबू के घर से मेरा घर, और घर से सो घर मेरा घर। अच्छा, उन्हें ऐसा कहा। भगवान, मेरी समझ में तो उनकी बातें नहीं आई, तेरी समझ में कुछ आया हो तो बता। वे तीनों औरतें चतुर रुझान हैं, उन्हें तुम्हें अपने घरों का सही पता बताया है। समझने वाली में बुद्धि न हो तो भला वह कैसे समझेगा। सुनिए, घर से मेरे घर का अर्थ है मेहंदी है। मेहंदी के हाथ में लगाने वाली मेहंदी लगाई जाती है, और घर के आंगन में मेहंदी की झाड़ हो तो वह पहली स्त्री का घर है। इसी प्रकार खुशबू में घर तो मेरा घर कहने वाली स्त्री के घर में चमेली का पेड़ होगा, और चमेली के फूल खुशबूदार होते हैं, इसलिए उस स्त्री ने खुशबू का घर मेरा घर कहा था। इसी प्रकार घर में नारियल का पेड़ खड़ा हो वह तीसरी स्त्री का घर है। नारियल की बनावट ऐसी होती है, छिलके तोड़ने पर उसकी गिरी हाथ
छिलके तोड़ने के बाद उसकी गिरी हाथ लगती है और घर के भीतर का अर्थ है नारियल, नारियल से है। तू तो बड़ी पंडित निकली सेठानी। अब अगर ये तीनों घर का पता सही निकले तो व्यापार करना छोड़ दूंगा। निकले तो घर, अगर सेठानी, पर अगर ये तीनों पते सही नहीं निकले तो मैं व्यापार करना छोड़ दूंगा। पुरुषों में अकल होती तो घर में बैठ कर राज करते। समझ की कमी से ही मर्द घर से बाहर ठोकरें खाते हैं और स्त्रियां घर में बैठकर राज करती हैं। अपनी पत्नी को सुबह भोलानाथ ने तीनों स्त्रियों के घर ढूंढने निकल पड़ा और सिरदी पहले घर में मिल गया। लो लक्ष्मी के घर लक्ष्मी। दूसरी के घर में आसानी से मिल गया। लो लक्ष्मी के घर में लक्ष्मी। और तीसरी ने भी उसे यही कहा, लो लक्ष्मी के घर में लक्ष्मी। और तीनों से पैसे लेकर भोलानाथ हवेली में वापस पहुंचा। उधार दिया लाए अपना उधार। हाँ भगवान, तू जीती मैं हारा। अरे एक बात तो तीनों ने आज फिर मुझे उलझन में मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात समझ में नहीं आई तुम्हें? तीनों घूंघट वाली स्त्रियों ने मुझे पैसे देते हुए एक बात कही, जो लक्ष्मी के घर में लक्ष्मी। तो मैं कुछ समझा नहीं। उसकी यह बात तेरी समझ में आई तो बता। सुनो मेरे भोले स्वामी, मैं तुम्हारे घर में लक्ष्मी हूँ। मेरे हाथ में लक्ष्मी है। तीनों के घरों में मेरी सूझबूझ और से आए और अतः तीनों स्त्रियों ने पैसे देते हुए कहा है, जो लक्ष्मी के घर में लक्ष्मी। हे मेरी लक्ष्मी देवी, भला उन तीनों को कैसे मालूम हुआ कि तेरी सूझबूझ से मुझे पैसे मिले हैं? ज़रा बताओ। तुमसे समझ होती तो कल बाजार में ही उन तीनों स्त्रियों से पैसे ले लेते, तब उन्होंने गठरियाँ उठाने ही नहीं देते। दूसरे दिन तुम पैसे वसूलने सीधे उनके घर गए। वे जान गई कि अकल तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी पत्नी यानी मेरी है। इसलिए उन्होंने पैसे देते हुए सही कहा है, लो लक्ष्मी के घर लक्ष्मी। ओह, यह बात थी। अब तो मान गए मेरी बुद्धि मानी का लोहा। हाँ भगवान, तू वास्तव में मेरे घर की लक्ष्मी है। और तत्पश्चात सेठानी की सलाह मशवरे चल कर व्यापार खूब धन कमाया और अच्छे दिन फिर से लौट आए। कहो बच्चों, मेरी कहानी कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी लगी दादाजी। अब ज़रा यह बता दो, मुकाबले में कौन जीता, और मैं या कन्हैया लाल जी? आप दोनों मुकाबले में बराबर हैं, न कोई हारा न कोई जीता। हाँ दादू, आप दोनों की कहानी एक से बढ़कर एक थी, तो मुकाबला बराबरी पे छूटा। हाँ दादाजी। समाप्त दोस्तों।